नमस्कार, डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला विषय के टॉपिक पे, जिसका नाम था जैसे कला और मनोविज्ञान, यानी आर्ट एंड साइकोलॉजी। तो इससे पूर्व जैसे इससे पूर्व वाले जो हम व्याख्यानों में चर्चा कर चुके हैं अब तक अभी, कि मनोविज्ञान क्या है या मनोविज्ञान की क्या परिभाषा रही है, तो उसके बारे में बताया। जैसे ये ग्रीक भाषा के शब्दों से दो से बना है, साइकी और लोगोस से मिला है, जिसका अर्थ है आत्मा, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, यानी कि आत्मा के अध्ययन। अब उसके बाद में हम जैसे चर्चा करी कि मन में और कला में क्या समानता है, इसमें कला में और इसमें मनोविज्ञान में क्या समानता रही है, तथा मन, मस्तिष्क और चेतन का क्या अनुभव रहा, जिसमें आत्म विकास है, व्यक्तित्व का विकास है, कला के द्वारा सामाजिक विकास है। तो मनोविज्ञान का भी यही उद्देश्य होता है। जैसे मनोविज्ञान का उद्देश्य भी अंततः मनुष्य का नैतिक, आत्मिक और चारित्रिक विकास करना है, और जो अपने विस्तृत प्रभाव से समाज का उत्थान करता है। उसके बाद में जैसे हमने चर्चा करी थी कि मन की स्थितियों के बारे में, तो जैसे मन की 3 स्थितियाँ बताई हुई, 3 स्थितियाँ होती हैं हमारे मन की, कि जैसे पहला है चेतन मन, यानी मन जो जागृत रहते हैं, चेतन रहते हैं। तो उस चेतन मन की क्या स्थिति, जिसके अंदर बताया था जैसे हमारी समस्त ज्ञानेंद्रियों तथा क्रियाओं पर चेतन मन का मतलब, यानी जो हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, क्रियाएँ, उन पर हमारी चेतन मन का नियंत्रण रहता है कि इस वक्त हमें क्या करना है, क्या सोचना है, क्या कार्य करना है। तो दूसरा है जैसे अर्धचेतन, जो अर्धचेतना अवस्था होती है हमारी, जिसके अंतर्गत मन की अनेक जो स्मृतियाँ हैं, भावनाएँ, महत्वाकांक्षाएँ और संवेदनाएँ, तो ये चेतन मन में प्रवेश करने को आकुल व्याकुल रहती है। यानी कि जो हमारी अंत मन की जो स्थिति है, मन की स्थिति जिसके अंतर्गत मन की अनेक स्मृतियाँ जो हमारे मन में रहती है, जो भावनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, संवेदनाएं हैं, ये चीज़ें हमारे चेतन मन में, ये कब होती है, जो अर्धचेतन मन की स्थिति की जो चीज़ें हैं वो हमारे चेतन मन में प्रवेश के लिए आकुल व्याकुल रहती है, चेतना में आने के लिए। तीसरी है जैसे इसमें बताया कि अचेतन मन स्थिति, कि अचेतन मन के अंदर इसके अनुसार मानव मन में अनेक गूढ़ विचार, भावना, यानी जो हम अचेतन होते हैं, निंद्रा में होते हैं, तो उस दौरान हमारे जो मन के अनेक गूढ़ विचार, भावनाएं, इच्छाएं तथा कुंठाएं सुप्त सी रहती है, वो सुप्त अवस्था में रहती है। और अनायास अचानक जैसे मान लो कोई घटनाएं घटती जाती है या घटनाएं सामने आ जाए, नजर आती है, तो ये एकाएक प्रकट हो सकती है। ये जो हमारे सुप्त भावनाएं हैं, सुप्त कुंठाएं, सुप्त इच्छाएं, वो चीज़ें किसी घटना को, किसी देख को, किसी कारण को देख के वो चीज़ें जागृत होने लगती है, जागृत हो सकती है। तो ये चीज़ें जैसे एकाएक प्रकट हो सकती है, स्वप्न तथा असामान्य व्यवहार इनके जाग जाने का कारण होती है। अब ये जो हमारी भावनाओं के कारण जो बताया इसमें, कि एक तो सपना, जो स्वप्न की स्थिति है, और उसके अलावा जो असामान्य व्यवहार भी इनके जाग जाने का कारण हो सकती है। अंदर से जो हमारी जो भावना है, सुप्त भावना है, वो निकल सकती है। तो मनोविज्ञान द्वारा विश्लेषित उक्त तीनों स्थितियों से, जब ये जो मन की स्थितियाँ हैं, इन तीनों ही स्थितियों से एक कलाकार भी गुजरता है, और उसकी जो सृजन प्रक्रिया है, उसकी जो सृजनात्मक, उसकी कलात्मक प्रक्रिया है, सृजनात्मक प्रक्रिया है, और रचनात्मकता के दौरान उसे चेतन, मतलब कलाकार जो अपनी कला की रचना करता है, तो उसे भी इन तीनों चीज़ों से गुजरना पड़ता है, जिसके अंतर्गत उसे चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन से बहुत कुछ मिलता है, जिससे वह सृजनात्मक कृति का रूप देता है। बाद में से वो अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति का रूप देता है। अतः हम कह सकते हैं कला में भी मनोविज्ञान के ऐसे कई सिद्धांतों का प्रभाव होता है। अब आगे जैसे फ्राइड की अवधारणा, तो इसके संबंध में फ्राइड का क्या विचार है, फ्राइड ने इसके बारे में क्या परिभाषा दी, क्या अपना रखे हैं। तो कहते हैं कि सिगमंड फ्रायड ने, जो मनोविज्ञान के जो महान ज्ञाता थे सिगमंड फ्रायड, वे अपने कला संबंधी विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने अपने मतलब कला के संबंधी जो अपना विचार प्रकट किए हैं, ये विचार कला और मनोविज्ञान के परस्पर संबंधों को काफ़ी स्पष्ट करते हैं। यानी कि जो सिगमंड फ्रायड है, तो वो मनोविज्ञान के विशेष महान वैज्ञानिक या महान ज्ञाता थे मनोविज्ञान के, और अपने कला संबंधी विचार प्रकट, उन्होंने अपने कला संबंध के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। तो वे कहते हैं जैसे विचार
कला और मनोविज्ञान के परस्पर संबंधों को वे काफ़ी स्पष्ट किया है उन्होंने। और वे कहते हैं चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन मन का विभाजन भी फ्रायड ने किया है। और फ्रायड के अनुसार वो कहते हैं कि फ्रायड के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का कारण उसका मन ही है। यानी कि फ्रायड कहते हैं कि मनुष्य का चाहे कोई सा व्यवहार हो, उसका जो व्यवहार है, उसके जो व्यवहार का मुख्य कारण है उसका मन होता है। उसके मन में क्या चल रहा है, उसके अनुसार ही वो लोगों से व्यवहार करता है। किसी भी कलाकृति को देखने पर दर्शक को ऐसी तृप्ति मिलती है जो बौद्धिकता और इंद्रियता से परे है। वे कहते हैं कि मानव चेतना में इच्छाओं, कामनाओं के विरोध तथा दमन का व्यापार निरंतर चलता रहता है और उसके जो अंश अर्धचेतन मन में चले जाते हैं, उन्हीं से कलात्मक कल्पना का जन्म होता है। तो यहाँ फ्रायड कहते हैं कि जो मनुष्य है, मानव चेतना में इच्छाओं, उसकी भावनाओं के विरोध तथा दमन का व्यापार निरंतर चलता रहता है और उसके जो अंश अर्धचेतन मन में चले जाते हैं, उन्हीं से कलात्मक कल्पना का जन्म होता है। अतः कला की कल्पना का संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन मन बनता है। हमारी दमित इच्छाएं, भावनाएं किन्हीं विशेष अवसरों पर तत्कालीन वस्तुओं से बिंब ग्रहण करके कला के रूप में प्रकट होती है। कला में अचेतन की अभिव्यक्ति रंगों और रूपों से होती है। रंग हमारे मन में प्रवेश करके उसे सभी तरह से उत्तेजित कर देते हैं, जबकि रूप अपने स्तर के अनुसार बदलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन के अनुसार, मन की चेतना के अनुसार, मन के प्रभाव के अनुसार चीज़ें होती हैं। जबकि रूप अपने स्तर के अनुसार बदलता रहता है और हमारा चेतन मन हमारी इच्छाओं, भावनाओं को बिना किसी नियंत्रण के प्रकट करना चाहता है, किंतु नैतिक एवं सामाजिक दबाव के कारण हमारा अहम उन्हें समाज द्वारा स्वीकार्य रूप में संयम के साथ प्रस्तुत करता है। फ्रायड ने आगे ये भी कहा है कि जैसे कि कला हमारे नैतिक मन से उत्पन्न सभी मानसिक विकृतियों को दूर करने में सहायक होती है। यानी कि फ्रायड आगे कहते हैं कि जो कला है वह हमारे नैतिक मन से उत्पन्न सभी मानसिक, जो हमारे मन के भाव है, मन की स्थितियाँ, सभी मानसिक विकृतियाँ को दूर करने में सहायक होती है। वस्तुतः जिन बातों तथा कार्यों को हम समाज में नहीं कर सकते, उनकी अभिव्यक्ति हम कला के माध्यम से करते हैं। माइकल एंजेलो, गोया आदि महान कलाकारों की अभिव्यक्ति में भी हमें उनके आंतरिक आक्रोश को उजागर हुआ देख सकते हैं। तो कला हमारे मानसिक विकास में सहायक होती है और इसमें उदात्त मानसिक आनंद प्राप्त होता है कला के द्वारा। अब ये फ्रायड की उपयुक्त जो अवधारणा विश्व को सन 1920 में ज्ञात हुई, तो सभी कलाकार और कला विचार इससे पर्याप्त प्रभावित हुए और वे एक प्रकार से कला जगत के आकर्षण का केंद्र बन गए। अब जैसे तर्कशास्त्र के सूत्र कला के क्षेत्र में लोगों को प्राय मिथ्या प्रतीत होने लगे और कला को अंतर्मन की खोज के लिए एक परिणामकारक साधन माना जाने लगा, किंतु बाद के विचारकों ने कहा कि अवचेतन मन के अवीक्षण मात्र के आधार पर विचार करके कलाकृति का एक तरह से सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो मनोविश्लेषण अथवा मनोविज्ञान के आधार पर तो कलाकृति के विषय तथा भाव पक्ष मात्र का ही विवेचन किया जा सकता है। इससे कला का सौंदर्य पक्ष तथा उसकी अन्य बारीकियां तो प्राय उपेक्षित रह जाती है। अब यहाँ पर ये विचार करने योग्य बात है कि वो कहते हैं, जैसे आगे विद्वान, कि वो कहते हैं कि जैसे अवचेतन मन के अन्वीक्षण मात्र के आधार पर विचार करके कलाकृति का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो मनोविश्लेषण तथा मनोविज्ञान के आधार पर तो कलाकृति के विषय तथा भाव पक्ष का मात्र ही विवेचन किया जा सकता है।
इससे कला का सौंदर्य पक्ष तथा उसकी अन्य बारीकियां तो प्राय उपेक्षित रह जाती है और कला के सम्यक विवेचन की दृष्टि से फ्रायड के सौंदर्य शास्त्र तथा कला विवेचन को एकांगी बताया गया है। तो ये जो सौंदर्य पक्ष है ये एक अलग है, और यहाँ पे पक्ष चल रही है हमारी भावनात्मक, हमारी मन की, कि मन के अनुसार, जो हमारी मन की स्थितियों के अनुसार कला का और मनोविज्ञान का संबंध रहा है। तो ये कहते हैं कि जैसे मनोविज्ञान के आधार पर तो कलाकृति एक विषय और भाव पक्ष का ही मनोविश्लेषण तथा मनोविज्ञान के आधार पर कलाकृति का विवेचन, भाव पक्ष का मात्र विवेचन किया जा सकता है, जबकि इसमें कला के जो सौंदर्य पक्ष है उसकी अन्य बारीकियां तो प्राय उपेक्षित रह जाती है, ये फ्रायड के अनुसार। अब कला के जो सम्यक विवेचन की दृष्टि से फ्रायड के सौंदर्य शास्त्र जो आगे है, सौंदर्य शास्त्र के अंदर फ्रायड के विस्तृत अध्ययन है, तो उसके बारे में अलग से हैं। तो फ्रायड के सौंदर्य शास्त्र तथा कला विवेचन को एकांगी बनाया गया है। यहाँ मनोविज्ञान की कला में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वह कलाकार की सृजन प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है मनोविज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान की कला में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और वह कलाकार की जो सृजन प्रक्रिया है, सृजनात्मक गतिविधि है, को भी प्रभावित करता है मन हमारा। जब कलाकार कहता है कि आज उसका काम करने का मन नहीं है, तो उसका स्पष्ट तात्पर्य होता है कि वह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कार्य करने को तैयार नहीं है। अतः मनोविज्ञान कला दोनों का घनिष्ठ संबंध है। धन्यवाद। इस प्रकार हमने आज ये जो टॉपिक था कला और मनोविज्ञान के बारे में बताया। तो इसकी प्रारंभ में बताया कि इसकी जो कला की जो परिभाषा, कला और मनोविज्ञान का संबंध, फिर मन की जो स्थितियाँ, चेतन मन, अर्धचेतन मन, और जैसे इसकी जो और परिस्थिति, व्यक्तित्व विकास, आत्मविकास, सामाजिक विकास, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन। उसके बाद में जैसे फ्रायड के अनुसार, तो फ्रायड की क्या अवधारणा रही है, तो फ्रायड ने बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, मनोवैज्ञानिक के आधार पर रहे हैं ये। तो इन्होंने कला के बारे में भी अपनी जो कला और मनोविज्ञान के बारे में बहुत कुछ कहा है, उसका संक्षिप्त में ये आपको बताया गया है। तो मनोविज्ञान की कला में जैसे मैंने बताया महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और वह कलाकार की जो सृजन प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है मन हमारा। और सही है कि जब जैसे कलाकार कहता है, आज भी कोई कलाकार को किसी काम के लिए कह देते हैं हम, तो यार ये पेंटिंग है, कोई काम करना, तो हमेशा वो ये कहता है कि यार मेरा मन नहीं है। तो उसका यहाँ तात्पर्य ये होता है कि वह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, यानी कि यहाँ पर उसका मनोविज्ञान काम करता है, तो वह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कार्य करने को तैयार नहीं है। इसलिए मनोविज्ञान और कला दोनों का घनिष्ठ संबंध है और रहा है और रहेगा। धन्यवाद। आगे हम चर्चा करेंगे नए टॉपिक पे।